नमस्कार, मैं मोहित पूनम रंजन और आज हम विश्लेषण में बात करेंगे बिहार के गुंडाराज की। क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक है तो विश्लेषण भी बिहार चुनाव पर होना चाहिए। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसे दबा दी गई। हालांकि विश्लेषण उसी खबरों को आपके सामने लेकर आता है जिन्हें दबा दी जाती हैं, जिनमें से सच निकाल कर अलग रख दिया जाता है, जिनका सच दफन कर दिया जाता है। खबर बिहार की और बिहार के गुंडाराज की। जरा सोचिए 1995 में बिहार की क्या हालत थी। एक आईएएस की मां को प्रताड़ित होना पड़ा और ये सिलसिला 2 साल तक चला। बिहार के उस राज की बात करेंगे जो दफन हो चुकी थी कानून के किताबों में। लोकतंत्र खत्म हो रहा था, गुंडाराज अपने चरम पर था। बिहार की एक विधायिका थी जिनका नाम था हेमलता, जिनके बेटे बलात्कार का एक बड़ा आयाम लिख रहे थे। बलात्कार की घटना को हर रोज अंजाम दे रहे थे। और किसका बलात्कार कर रहे हैं? आईएएस के पत्नी का, आईएएस की मां का और आईएएस की 2 नौकरानियों का। ये सिलसिला 2 साल तक चलता रहा, जब लास्ट में हिम्मत करके ये सारी महिलाएं कोर्ट गई, राज्यपाल के पास गई तो इन्हें सजा दी गई, लेकिन हाई कोर्ट से इन्हें बरी कर दिया गया। कि इन्होंने कोई क्राइम किया ही नहीं। सवाल ये पूछा गया कि 2 साल तक आखिर आप लोग शांत क्यों थे? जज साहब ने कानून को, कानून के किताब को, कानून में लिखे गए दफा को और भारत के न्याय व्यवस्था को शर्मसार कर दिया। ये बात है 1995 से 1997 की और घटना है नए आईएएस अफसर के परिवार की। पटना में एक आईएएस का ट्रांसफ़र होता है, उन्हें एक घर मिलता है और घर के बाद उन्हें पदभार भी संभालना होता है। आईएएस साहब अपने दफ्तर चले जाते हैं, उनकी पत्नी, उनकी माँ और 2 नौकरानियाँ अपने घर में रहते हैं। अचानक फ़ोन की घंटी बजती है। बगल वाले बंगलों से कॉल आता है, क्योंकि जिस पदभार को आईएएस संभाल रहे थे हेमलता उसी पदभार की अध्यक्ष हुआ करती थी। हेमलता कॉल करती हैं अपने पड़ोस में जहां आईएएस की मां रहती हैं, उसी घर में। हेमलता कहती हैं कि मेरी नौकरानी छुट्टी पर है, तुम आकर मेरी मदद कर दो। आईएएस की पत्नी उस गुंडाराज में कैसे अपने पति के बॉस को दुखी करती, तो वो चली गई मदद करने के लिए। हेमलता अंदर बुलाती है, कमरे के अंदर उनको बंद करती है और अपने बेटे को भेज देती है। बेटा आईएएस की बीवी को हवस का शिकार बनाता है, बलात्कार करता है और फिर उसे डरा धमका कर घर वापस भेज देता है। अब ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता है, ये सिलसिला लगातार 2 साल तक चलता है। हर रोज विधायक का बेटा पड़ोसी घर में जाता, बलात्कार करता, दोनों नौकरानियों के साथ, आईएएस की मां के साथ और आईएएस की बीवी के साथ, और फिर मौज मस्ती में लीन हो जाता। कैसी न्याय व्यवस्था थी, कैसा कानून व्यवस्था था कि आईएएस को डर डर कर रहना पड़ रहा था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सारी घटनाक्रम के बारे में आईएएस को कोई जानकारी ना हो, लेकिन आईएएस को शांत रहना पड़ रहा था। पूरे आईएएस लॉबी पर ये प्रश्न चिन्ह था कि कैसे बिहार में काम किया जाए। ये बिहार था 90 के दशक का। लालू राबड़ी की सरकार थी, गुंडाराज था, किडनैपिंग, मर्डर, हत्या, फिरौती आम बात थी। ये बिहार था 90 के दशक का। आज भी बिहार में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। आज भी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती हैं, सड़क पर गोलियां अंधाधुंध चलाई जाती हैं, लेकिन जो बिहार 90 के दशक में था वो बिहार का काला अध्याय था।
आगे चलते हैं पुरानी कहानी के साथ कि 2 साल के बाद जब इन्हें हिम्मत मिली, इन औरतों ने हिम्मत दिखाई, तो ये कोर्ट का पहले पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में इस फाइल को दबा दी गई क्योंकि एफआईआर दर्ज नहीं किया गया आरजेडी नेता के खिलाफ। एफआईआर दर्ज नहीं होता है। फिर ये राज्यपाल के पास जाते हैं। राज्यपाल आदेश करता है, महिला विधायक को जेल जाना पड़ता है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है राज्यपाल के दबाव में। वो जेल चली जाती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों मुस्लिम को मुजरिम करार दे दिया जाता है और फिर ये मामला चला जाता है पटना हाई कोर्ट में। पटना हाई कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया जाता है कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं और सवाल उठाया जाता है उस आईएएस पर और उसके परिवार पर कि वो 2 साल कैसे शांत थे और क्यों शांत थे। जरा सोचिए, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, जुडिशरी सिस्टम, ये सब कहाँ लुप्त थे, कहाँ गायब थे। अंधकार में विलीन बिहार और बिहार की व्यवस्था, कोई जवाब किसी के पास नहीं था। एक आईएएस जो होता है अपने डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट ऑफिसर होता है। फर्स्ट ऑफिसर ही पहला नागरिक होता है। एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि दिल्ली में जिनको डीसीपी कहा जाता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, आईएएस के नीचे होता है। जो डीएम होता है उसके नीचे होते हैं एसपी यानी डीसीपी। बिहार में एसपी कहा जाता है, दिल्ली में डीसीपी कहा जाता है। मतलब जहाँ पर कमिश्नरेट है वहाँ पर डीसीपी और जहाँ पर कमिश्नरेट नहीं है वहाँ पर एसपी। और उस आईएएस को थाने में जाकर गिड़गिड़ाना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है कि मेरी पत्नी का कंप्लेन दर्ज करो, लेकिन पुलिस कंप्लेन दर्ज नहीं करती है क्योंकि आरजेडी की सरकार होती है, राजद की सरकार होती है, लालू और राबड़ी की सरकार होती है। ये बिहार की हालत थी। मुझे याद है जब 90 के दशक में 1997 या 1998 में जब मैंने होश संभाला था, मुझे घर के कैंपस से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। कहा जाता था कि अगर बत्ती गुल है, रोशनी नहीं है, क्योंकि सड़क पर तो वैसे भी बिहार में तब रोशनी नहीं हुआ करती थी, लाइट नहीं थी। डाकू डकैत सब हुआ करते थे। उस वक्त अगर कोई बिहार में शाम 7 बजे के बाद बाहर निकले तो उसे उठा लेना एक आम बात था। किडनैप करके फिरौती मांगना एक आम बात थी। मर्डर, हत्या कर देना एक आम बात, बलात्कार आम बात। बिहार वही है ना जहाँ पर चाणक्य जैसे बुद्धिमान नेता जन्म लिए थे। बिहार वही है जिसने दुनिया को जीरो सिखाया। मौर्य वंश बिहार से जन्म लिया। पाटलिपुत्र बिहार में था। आज बिहार की क्या हालत है और उस समय 90 के दशक में बिहार की क्या हालत है। फिर हाई कोर्ट में जाता है केस और हाई कोर्ट में जाने के बाद तारीखें मिलती हैं। तारीख मिलने के बाद जब एक दिन आखिरी तारीख होती है, यानी जिस दिन जज को जजमेंट पास करना होता है, उस दिन जज ये सवाल पूछकर कि 2 साल तक आप शांत क्यों थे, 2 सालों के बीच में आपने शिकायत क्यों नहीं की। भैया कैसे शिकायत करते जब वो महिलाएं डरी हुई थी, आईएएस डरा हुआ था, जब पुलिस उनकी बातों को सुन नहीं रही थी, सीरियसली नहीं ले रही थी, थाने में उनकी फाइल दबा दी गई, तो 2 साल तक वो क्या करते। राज्यपाल ने साथ दिया, कोर्ट तक बात पहुंची और जज ने यह कहकर बरी कर दिया कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी। हाँ, सजा मिली थी लोअर कोर्ट से। मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा मिली और 3 साल की सजा उस विधायक को मिली, हेमलता यादव को। लेकिन हाई कोर्ट ने बरी कर दिया ये कहते हुए कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, ऐसा कोई बलात्कार की घटना हुई ही नहीं है, क्योंकि ये लोग उस 2 साल के दौरान इन्होंने कुछ किया ही नहीं। आपको और बता दूं कि नसबंदी कर दी जाती है उस महिला की ताकि कोई संतान जन्म ना ले, मतलब कोई बच्चा ना पैदा हो जाए। उसके बाद इन्हें वापस भेज दिया जाता है दिल्ली। ये दिल्ली चले आते हैं। बिहार का वही न्याय प्रणाली जिंदा रहता है और कितनी ऐसी बलात्कार की घटनाओं को जन्म दे रहा होगा उस समय का न्याय व्यवस्था। उस समय के कितने दोषी आज़ाद घूम रहे होंगे, उस समय के कितने हत्यारे आज़ाद घूम रहे होंगे, ये प्रश्न चिन्ह है विश्लेषण में। इस खबर के बारे में मैंने जो भी आपको बताया
सिर्फ इसलिए नहीं कि बिहार का चुनाव नज़दीक है, बिहार में चुनाव आ रहा है, आप किसको वोट करेंगे, या मैं किसी एक पार्टी को ख़राब साबित कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि लालू यादव मेरे पसंदीदा नेता हैं, क्योंकि उनके जैसा नेता भारत में फिर दोबारा जन्म ले ही नहीं सकता है। लेकिन सच तो ये भी है कि उन्हीं की सरकार में बिहार का दमन भी हुआ, हत्याएं भी हुई, बिहार को अंधकार में झोंक दिया गया, बिहार को कूड़ा बना दिया गया। ये सच्चाई है, ये सच कभी धुंधला नहीं हो सकता है। मैं बिहार का हूँ, मैं बिहारी हूँ, आई एम प्राउड टू बी, मुझे बिहारी होने पर गर्व है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुराने इतिहास को दोहरा कर कि बिहार में ये मिला, बिहार ने ये दिया, बिहार ने वो किया, बिहार में हमेशा IAS IPS निकलते रहते हैं, इससे बिहार का जो काला सच है उसे छुपा दिया जाए। सच है कि बिहार में आज भी गुंडा राज है, सच है कि आज भी हत्याएं हो रही हैं, सुशासन बाबू आज भी सोए हुए हैं। इसमें गलती बिहार की जनता की है, क्योंकि बिहार की जनता ये निर्णय नहीं ले पाती है कि जात पात से अलग होकर वोट करना ज़रूरी है। और जब तक बिहार में जात पात को लेकर वोट किया जाएगा, बिहार का यही हाल होगा, बिहार नर्क बनता जाएगा। बिहार की जनता आप हैं, बिहार में क्या बदलाव लाना है ये आपके एक वोट पर निर्भर करता है। और वोट देने से पहले सोचिए कि आपको अगर मुफ्त बिजली दे दी जाती है, अगर आपको लालच दिया जाता है और आपको पैसे दिए जाते हैं और आप इन सब को देखकर आप किसी एक पार्टी को वोट कर रहे हैं, तो बिहार कैसे बदलेगा? और बिहार को बदलने के लिए जात पात धर्म से उठकर, लालच से उठकर आप अगर सोचकर अपने बुद्धि के साथ वोट करेंगे तो आप अपने भविष्य को स्वर्ग में पाएंगे। आपका जो बच्चा होगा बिहार में ही रहकर बड़ा स्टेटस हासिल कर सकता है। आज बिहार के वो लोग जिनको दुनिया जानती है, आपको पता है, बिहार के आर्टिस्ट, बिहार के एंकर्स, जर्नलिस्ट जिन्हें भारत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, वो कभी बिहार जाते ही नहीं है, शायद जाते हैं। सुधीर चौधरी, राणा यशवंत, श्वेता, अंजना, ये लोग सब बिहार के हैं। कितने बड़े बिजनेसमैन बिहार के हैं और बिहार नहीं जाते हैं, क्योंकि इन्हें वो दौर याद है 90s का। आज भी जब मैं बिहार जाता हूँ, मैं भी बिहारी हूँ, आज भी जब मैं बिहार जाता हूँ तो बिहार की वही सड़क, गंदगी, धूल, सबको देखकर एक अजीब सा अनुभव होता है मन में कि बिहार में इतने सालों में क्या बदला है। सिर्फ ये कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बिहार से उठकर दिल्ली जा चुके हैं, या बिहार से उठकर मुंबई जा चुके हैं, या बिहार से उठकर विदेश जा चुके हैं। तो फिर बिहार में कौन रह रहा है? वो जो खेत में मेहनत करते हैं किसान और उसके बाद वो आत्महत्या के लिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ऐसा बिहार चाहिए तो आप बेशक लालच कीजिए, पैसा लीजिए और वोट कीजिए। आपको अगर साफ सुथरा बिहार चाहिए, शानदार बिहार चाहिए, जिसकी कल्पना की जा सकती है, एक बेहतर कल्पना की जा सकती है, या इतिहास में जिस बिहार का जिक्र है, अगर वैसा बिहार चाहिए तो आपको जात धर्म से उठकर वोट करना होगा। लोकतंत्र को जिंदा रखना ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि JDU क्या करेगी, RJD क्या करेगी, BJP क्या करेगी, आपके अपने एरिया का नेता क्या करेगा आपके लिए, और फिर वोट कीजिए। आज के लिए विश्लेषण में बस इतना ही। फिर एक बार एक नया एपिसोड के साथ मैं आऊँगा। खबर हमारी होगी, विश्लेषण मैं करूँगा, निर्णय आपका होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।